नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने शेयर और लाभांश के बारे में बता रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो शूट नहीं हो पाया, जबकि मैंने शूट तो पूरा किया था, पर किसी कारणवश वो वीडियो आधे पर ही रुक गया था। तो चलिए, उस पार्ट छूटा हुआ था, अधूरा पार्ट था, उसको शुरू करते हैं। तो कल हमने बताया था कि शेयर क्या होता है, शेयर धारक क्या होते हैं, लाभांश कैसे ज्ञात करते हैं, पूंजी क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, दलाली क्या होता है। इन सब चीज़ों पर हमने बात की थी। ये भी बात की थी जो दलाली होता है वो निकलता है हमारा बाजार मूल्य पर मिलता है, और जो हमारा लाभांश होता है उसके वास्तविक मूल्य पर मिलता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं उसके अगले भाग। खोल लेता हूँ थोड़ा सा, उसमें जो कुछ सवाल है वगैरह हैं। कल मैंने ये बताया था कि जो शेयरधारी होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर धारक होते हैं, वो किसी कंपनी में से अपने पैसे को वापस नहीं मांग सकते। क्यों? क्यों? उस कंपनी को हिस्सेदार होते हैं, ओनर होते हैं, इसलिए मालिक कह सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है तो वो लाभ मुनाफा दोनों ही सहन करना पड़ेगा। परंतु कंपनियां कुछ ऐसी भी होती हैं, चाहती हैं कि हम एक बार कर्ज ले लें और जो प्रॉफिट होगा हम पूरा रख लें, और उसके बदले में जिस कर्जदाता से हम पैसे लिए हैं उसको ब्याज से पैसा वापस कर दे। तो शेयर की तरह का बड़ी बड़ी कंपनियां ऋण पत्र भी जारी करती हैं। ऋण पत्र क्या होता है? जैसे शेयर कुछ पैसों में बांटा जाता है, उसी तरह ऋण पत्र को भी उस ऐसे बांट दिया जाता है, और ऋण पत्र में एक निश्चित ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, और एक निश्चित समय के लिए वो धन दी जाती है। ऋणदाता जो होता है किसी कंपनी को निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर में पैसा देता है, और उस निश्चित समय बाद कंपनी उसको ब्याज के साथ उसको पैसा वापस कर देती है। ऋणदाता कंपनी में अपनी हिस्सेदारी प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि वह कर्ज दिया, हिस्सेदारी नहीं खरीदा है। कंपनी फायदा में हो चाहे नुकसान में हो, उस कंपनी उस ऋणधारक को पैसा उसका पूरा का पूरा मिलेगा और ब्याज सहित मिलेगा। उससे कंपनी का लाभ आने से कोई मतलब नहीं है। सेम बात शेयर की जैसा। शेयर अगर बाजार मूल्य में बेचा जाए, अगर शेयर हमारा बाजार मूल्य में बेचा जा रहा है तो वही चीज़ होगा ऋण के लिए। वास्तविक मूल्य भी वही ऋण पत्र के लिए भी होगा। अधिक मूल्य भी ऋण पत्र के लिए वही होगा। तो बट्टे पर जो ऋण होगा वो भी उसके लिए होगा। सेम चीज़, सेम प्रोसेस वही है। दलाली भी बाजार मूल्य पर लिया जाता है। ठीक है, बशर्ते बस लाभांश न मिल करके उसका ब्याज मिलता है वो निश्चित दर पे। ये हुआ ऋण पत्र। अब इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं उस जो क्या क्या पूछ सकता है, उस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रेता को 10 रुपये के 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना होगा। 10 रुपये का शेयर है, कितना में दे रहा है, कितना शेयर खरीद रहा है? 200 शेयर के लिए। कितना शेयर? 200 शेयर, और 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कितना रुपए देना पड़ेगा यदि शेयर का बाजार मूल्य 50 रुपये बताए गए। शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये का शेयर, 200 शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपये और शेयरों की संख्या कितनी है? 200 रुपये। यदि वो अंकित मूल्य पर खरीदता, यदि वह अंकित मूल्य पर खरीद रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर खरीद रहा है तो उसे कितने रुपए देने होंगे? एक शेयर का दाम 10 रुपये, कुल शेयरों की संख्या 200 रुपये। होता है ना कि एक टॉफी का मूल्य 2 रुपये तो 10 टॉफी का मूल्य 10 दूना 20 गुणा करते हैं ना। तो एक शेयर का मूल्य 10 रुपये तो 200 शेयरों का मूल्य 10 गुणे 200 कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। फिर कह रहा है वो बाजार मूल्य में बेच रहा है, कितना? 50 रुपये प्रति शेयर बताए गए। शेयर को क्या हुआ? बाजार में 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेच रहा है। तो यदि बाजार मूल्य, एक शेयर का बाजार मूल्य कितना है? कितना है? 50 रुपये। तो 200 शेयर का क्या होगा बाजार मूल्य? 50 गुणे 200 हो जाएगा 10,000, होगा ना। अब सोचिए 2,000 रुपये का खरीदा, 10,000 का बेच दिया, उसको लाभ होगा ना। तो लाभ क्या हो जाएगा?
लाभ बराबर 10,000 माइनस 2,000 आ जाएगा हमारा 8,000। कहने मतलब क्या है, अगर अंकित मूल्य पर खरीदा तो अंकित मूल्य में एक शेयर के मूल्य में पूरे शेयरों की संख्या गुणा कर दें। अगर बाजार मूल्य बेच रहा है तो बाजार मूल्य के एक शेयर के बाजार मूल्य में पूरे शेयरों का गुणा कर दें। अगर खरीदा 2,000 का, बेचा 10,000 का, तो फायदा कितने का हुआ? 8,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए इसमें जो मूल्यांकन में सवाल दिए, जैसे पूंजी किसे कहते हैं बता दिया था, शेयरधारी किसे कहते हैं ये भी बता दिया था, जो शेयर खरीदते हैं शेयरधारी है। शेयर बट्टे कब होता है? जब शेयर बाजार मूल्य अंकित मूल्य से नीचे होता है तो शेयर कितने होता है? बट्टे पे होता है। लाभांश किसे कहते हैं? जो कंपनियां शेयरधारियों को लाभ का हिस्सा देती है उसे क्या कहते हैं? लाभांश कहते हैं। लाभ शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है? ने बताया था लाभ शेयर के वास्तविक मूल्य, अंकित मूल्य, पार वैल्यू या फेस वैल्यू, सभी चीज़ें एक ही हैं, उस पर दिया जाता है। शेयर दलाल या ब्रोकर किसे कहते हैं? जो शेयर को खरीदवाने के लिए कुछ एजेंट की आवश्यकता होती है उसे दलाल कहते हैं। उनको शेयर मार्केटिंग की अच्छी जानकारी होती है। फिर कह रहा है दलाली शेयर मूल्य किस मूल्य पर दी जाती है? तो जो दलाली होती है शेयर के बाजार मूल्य पर दी जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है एक सवाल है और देख लीजिए, कह रहा एक कंपनी 50 लाख रुपए मान लीजिए, 50,000 मान लीजिए, 50,000 रुपये की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। उसे कितना रुपए चाहिए? 50,000 रुपये चाहिए। एक कंपनी को 50,000 रुपये चाहिए और वो शेयरों का विज्ञापन कर रही है कि शेयर आप खरीद सकते हैं 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये चाहिए उसको। तो 50,000 रुपये में वो 100 रुपये का शेयर जारी कर रहा है। कितने रुपए का? 100 रुपये का एक शेयर। तो 50,000 रुपये में कितने शेयर बनेंगे? अगर एक शेयर 100 रुपये का तो शेयरों की संख्या क्या हो जाएगी? शेयरों की संख्या हमारी हो जाएगी कुल कीमत या कुल राशि या कुल धन बट्टे एक शेयर की राशि, एक शेयर की कीमत, यही ना। एक शेयर की कीमत कुल राशि है 50,000 बट एक शेयर कीमत 100 रुपये, कट गया कितना हो गया? 500 शेयर। यही पूछ रहा था कि कितने शेयर जारी करने होंगे, तो शेयरों की संख्या हमारी हो जाएगी 500 शेयर। आ गया समझ में? फिर कह रहा है 100 रुपये अंकित मूल्य के 150 शेयर जिनका बाजार मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है 100 रुपये अंकित मूल्य के 150 शेयर। 100 रुपये क्या था उसका? अंकित मूल्य था। 150 क्या है? शेयर है। और क्या है? कह रहा है जिसका बाजार मूल्य 300 रुपये प्रति शेयर, और 300 क्या है उसका बाजार मूल्य है। ठीक है, तो कह रहा है 3% दलाली, तो खरीदने के लिए कितना धन देना होगा? दलाली भी कितना है? 3%। दलाली भी कितना है? 3%। और हमने ये बताया था जो दलाली लगता है बाजार मूल्य पर लगता है। तो बाजार मूल्य एक शेयर का 300 तो 150 शेयर का। चूँकि एक शेयर का बाजार मूल्य कितना है? 150 रुपये, नहीं 300 रुपये है ना, सॉरी 300 रुपये है। इसलिए 150 शेयर का बाजार मूल्य क्या हो जाएगा? 300 गुणे 150, 15 45, 1 2 3 4, 1 2 3, 45,000 रुपये। तो 150 शेयरों का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? 45,000 रुपये। 3% दलाली है तो दलाली निकाल लेंगे। दलाली क्या हो जाएगा? 45,000 का 3%। दलाली हमेशा बाजार मूल्य पर, तो बाजार मूल्य इतना था उस पर 3%, तो जाएगा 45,000 गुणे 3/100, कट गया। 3 पचे 15, 3 चौके 12, 13, 0 रुपया। 1,350 रुपये दलाली हो गई। 1,350 रुपये दलाली हो गई, यानी कि 45,000 का तो दाम है, प्लस उसको 1,350 रुपये दलाल को देना होगा, ब्रोकर को देना होगा। तो कुल कितने रुपए देना होगा? तो शेयर खरीदने में कुल धन क्या हो जाएगा? बाजार मूल्य प्लस दलाली। बाजार मूल्य कितना था? 45,000 प्लस 1,350, 0 5 3 6 4, 46,350
रुपया। यही पूछ रहा था कि शेयर खरीदने के लिए कितना धन चाहिए, तो उसको शेयर खरीदने के लिए 46,350 रुपये चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो शेयर और लाभांश का जो चैप्टर था वो भी समाप्त होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है समुच्चय का। समुच्चय का मतलब ये होता है इकट्ठा, झुंड, समूह। कोई भी चीज़ अगर इकट्ठा में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं, समुच्चय की अवधारणा क्या है उसको हम देख लेते हैं। समुच्चय किसी भी चीज़ को व्यवस्थित क्रम में अगर कहें तो अगर मझले कोष्ठक में रख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, किस कोई भी चीज़ अगर समूह में है तो उसको समूह को क्या बोलेंगे, हम समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, समुच्चय के अवयव भी क्या होते हैं, समुच्चय ने बता दिया। तो समुच्चय के अवयव क्या हैं, समुच्चय के अवयव क्या हैं, और ध्यान दिएगा कि समुच्चय को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। SET, सेट। सेट मीन्स समुच्चय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समुच्चय के अवयव क्या हैं। समुच्चय के अवयव, मान लीजिए कोई हमारा समूह था, या मान लीजिए हमारा एक टोकरी है, मान लीजिए इस टोकरी में हमारा आम है, ठीक है, सेब है, ठीक है, सेब है, उसके बाद मान लीजिए केला है, ठीक है, ऐसे होगा केला। मान लीजिए संतरा है, ठीक है, और मान लीजिए क्या है, अनानास है, मान लीजिए क्या है, अनानास है, मान लीजिए ऐसे कुछ है, अनानास है, ये फल है। और ये हमारा मान लीजिए टोकरी है। अगर पूछा इस टोकरी के क्या क्या सदस्य हैं, आम है, सेब है, केला है, अनानास है, संतरा है, ये सब क्या हैं, इसके सदस्य हैं। तो सही किसी समुच्चय में कोई भी यदि जितने भी उसके सदस्य होते हैं वही समुच्चय क्या कहलाते हैं, अवयव या सदस्य कहलाते हैं। जैसे कोई अगर हम समुच्चय और बड़ी बात, किसी समुच्चय को डिनोट करने के लिए हम अंग्रेजी के प्रायः कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। समुच्चय को दिखाने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, और अवयव को दिखाने के लिए अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, और हमेशा मझले कोष्ठक में रखते हैं। जैसे कहें हम A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट AEIOU। क्या कह रहा है, देखिए क्या है, हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यदि हमको कहना होगा कि कौन सा समुच्चय है तो हम बोलेंगे, देखिए अगर कहें ए, ये देखिए समुच्चय का चिन्ह है कि समुच्चय इसका सदस्य है, ये सदस्यता का चिन्ह है। ये अगर ए बराबर अगर कहें ए इसका सदस्य है ना, ए का सदस्य है। मान लीजिए कहें ओ भी ए का सदस्य है, यू भी ए का सदस्य है, ई भी ए का सदस्य है, आई भी क्या है, ए का सदस्य है। अगर मान लीजिए कहता एफ नहीं ना इसमें है, तो एफ सदस्य नहीं है ए का। ध्यान दीजिएगा इसको, अगर ये चिन्ह है तो मतलब सदस्य है, अगर ये चिन्ह है तो मतलब सदस्य नहीं है। समझ आ रहा है ना, अगर जहाँ ये चिन्ह लगा होगा तो सदस्य है, अगर ये चिन्ह लगा होगा तो सदस्य नहीं है। फिर देखिए समुच्चय का प्रदर्शन क्या होता है, समुच्चय का प्रदर्शन कैसे करते हैं, समुच्चय कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए समुच्चय को लिखने की दो विधियां हैं, एक होता है सारणी विधि, सारणी विधि को सूची विधि भी बोलते हैं, और एक होता है नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। सारणी विधि को सब कहते हैं सूची विधि भी, और एक होता है नियम विधि जिसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। देखिए दो विधियां हैं, एक सारणी विधि, सारणी विधि इसी को बोलते हैं सूची विधि, इसे क्या बोलते हैं, सूची विधि। और दूसरा क्या है,
नियम विधि या समुच्चय निर्माण विधि। देखिए हम समुच्चय दो लिख रहे हैं, उसको समझिएगा, दो समुच्चय लिख रहे हैं। अगर लिखें V इज इक्वल टू A E I O U, या लिखें N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, और ये दिखा रहा है प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये दिखा रहा है हिंदी इंग्लिश वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये दिखा रहा है प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर इसी को हम इस तरीके से लिखें, अगर इसी को हम नियम विधि से लिखें तो लिखेंगे B इज इक्वल टू X सच डैट X ऐसा है कि X सदस्य है और X का मान, क्या बोलेंगे, X सदस्य है और X का मान। ठीक है, देखिए X सदस्य X का मान, X अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये हमारा नियम विधि है, जिसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ये देखिए यही चीज़ था ना AEIOU, यदि उसको हमको लिखना होगा X सच डैट X ऐसा है कि X अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। इसको बोलते हैं X ऐसा है कि X सच डैट X। ठीक, अगर इसको लिखना होगा तो लिखेंगे N इज इक्वल टू X सच डैट X प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आ रहा है समझ में? कह रहा है कि यहाँ पर कहा है X सच डैट X अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यही चीज़ तो है। X सच डैट X ऐसा है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यही चीज़ तो है। ये हमारा सारणी विधि है, ये हमारा नियम विधि है। ये समझ में आ गया कि हम नियम विधि या सूची विधि में कैसे लिखते हैं और नियम विधि या सारणी विधि में कैसे लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख देते कोई चीज़, हमारे पूरे प्रधानमंत्रियों का नाम इसी कोष्टक में कामा लगा करके लिख देते, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते X सच डैट X भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, उसमें सब न आते। देखिए नियम निर्माण या नियम विधि है, समुच्चय निर्माण या नियम विधि, और ऊपर क्या है, सारणी या सूची विधि है। तो देखिए इस तरीके से समुच्चयों का हम क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। तो देखिए आगे कुछ टॉपिक है कि हम कैसे पहचानेंगे कि समुच्चय, और हाँ अगर पूछा जाए समुच्चय में सदस्यों की संख्या, अगर कहा जाए कि कोई दे दिया शब्द या कोई चीज़ दे दिया, इसमें कहा जाए कि समुच्चयों को, अवयवों को एक समुच्चय के रूप में लिखिए, इसके अवयवों को समुच्चय के रूप में लिखिए। तो समुच्चय में लिखने के लिए हम किसी भी वर्ड की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। जैसे स्पेलिंग है COMMITTEE, कमिटी, क्या है, कमिटी। कहा जाए इनके वर्णों को समुच्चय के रूप में लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, COMMITE, और हमेशा कॉमा लगा के लिखा जाता है समुच्चय में। पहली बात, अगर अलग अलग अवयव हैं तो हम हमेशा कॉमा का प्रयोग करेंगे, मझले कोष्टक में लिखेंगे। देखिए COMMITE, तो हमने देखिए लिखा, लेकिन कितने अक्षर थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर लिखे हमने कितना, 3 3 6। क्यों? क्योंकि और वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए पुनरावृत्ति शब्दों को हम समुच्चय में नहीं लिखेंगे, तो ध्यान देंगे हम। और फिर उसके बाद यदि कहते हैं, अब आता है एक समतुल्य समुच्चय, क्या आता है, और एक बराबर समुच्चय की बात करता है। जैसे अगर हम कोई समुच्चय है 1 2 3, अगर समुच्चय A बराबर 1 2 3 है, समुच्चय B बराबर 2 3 1 है, तो देखिए दोनों के अवयव बराबर है ना। जब दोनों के अवयव बराबर हैं तो A बराबर B
होगा। अगर दोनों के अवयव बराबर हैं तो A बराबर B होगा। इसी को बोलते हैं समसमुच्चय। क्या बोलते हैं? समसमुच्चय। जब दो समुच्चय अवयव आपस में बराबर हों तो उसे हम बोलते हैं समसमुच्चय। अब आता है समतुल्य समुच्चय। क्या आता है? समतुल्य समुच्चय, जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो। देखिए यहाँ पे अवयव सेम अवयव थे और यहाँ पे अवयवों की संख्या, समझिएगा। देखिए उदाहरण से देखते हैं। यदि A 1 2 3, ठीक, B 3 2 1, C 2 3 4, है ना? तो देखिए समझिएगा क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं। तीनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। तीनों अवयवों में समुच्चय की संख्या 3 है। यानी कि अगर हम n A करें, नंबर ऑफ A सेट करें तो कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ B सेट करें तो कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ C सेट करें तो 3 है। ये तीनों समुच्चय क्या हो जाएंगे? समतुल्य समुच्चय। क्या हो जाएंगे? समतुल्य। मतलब इसमें अवयवों की संख्या क्या है? बराबर है। ठीक है। परंतु देखेंगे A और B में अवयव सेम अवयव भी हैं। देखिए 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, सेम अवयव है ना। तो यानी A और B क्या कहलाएंगे? समसमुच्चय। अभी बताए पिछले भी, अगर अवयव की संख्या बराबर है और सेम है, वही चीज है, तो समसमुच्चय। अगर संख्या बराबर है तो समतुल्य समुच्चय। आ गया समझ में? ठीक। फिर क्या कह रहा है? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित जिसे कहते हैं डिफाइनाइट, DEFINITE, डिफाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय और अपरिमित। अपरिमित देखिए बहुत सरल है, इसको समझना। अपरिमित को कहते हैं इनडेफिनाइट। ठीक है, इनडिफिनिट, फाइनाइट और इनडिफिनिट। इसी को डेफिनिट को फाइनाइट भी बोलते हैं। डेफिनिट या फाइनाइट, इनफाइनाइट, है ना। या बोल दे इनफाइनाइट, इनडिफिनिट लिखने से अच्छा है कि इनफाइनाइट लिख दें। अब समझिएगा क्या हम कहने का मतलब है। परिमित समुच्चय मतलब जिसकी सीमा हो, निश्चित हो, संख्या निश्चित हो। जैसे हम कहें A इक्वल टू AEIOU। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में इसके अलावा और कोई स्वर हैं? नहीं ना है, इसकी संख्या निश्चित है। अगर बोलें भारत में अब तक के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, ये भी संख्या तो निश्चित है। अगर बोल दें 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये भी तो निश्चित है ना। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 3 5 7। क्या इसके अलावा कुछ होगा? नहीं ना। परंतु अब परिमित में क्या होगा? जैसे हम इसको लिख दें 1 2 3 4 5 6। क्या ये गिनती निश्चित होगा? प्राकृतिक संख्याएं क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती है? नहीं ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? अपरिमित। जिसको हम गिन सकें, वो जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित हो। परिमित जिसके सदस्यों की संख्या परिमित, गिना ना सके, उसे अपरिमित समुच्चय। यह हमारा समुच्चय का थोड़ा सा सामान्य परिचय था। अभी इसके बारे में, इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो इसके प्रकारों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।